Hello everyone, I once again welcome you all on Law Veda's YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि आखिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की क्या मीनिंग होती है, उसकी क्या वेरियस जूरिस्ट के द्वारा दी गई क्या डेफिनेशंस है अलोंग विद द एग्जांपल्स। और हम इसके फॉर्म्स को, इसके मेरिट्स को, डीमेरिट्स को भी देखेंगे अलोंग विद द टॉपिक कि आखिर क्या रीज़न रहा है इस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की ग्रोथ का, क्या इसकी नीड अराइज मतलब आखिर क्यों इसकी नीड अराइज हुई थी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट बिगिन विद आवर वीडियो। सो जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी लेजिस्लेचर को, हमारी विधायिका को ये पावर देता है कि वो हमारी कंट्री के गवर्नेंस के लिए लॉज बना सके। लेकिन आज का जो हमारा स्टेट है वो एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि ये बहुत सारे लाइक वेलफेयर स्टेट के बहुत सारे काम होते हैं, लाइक वो हेल्थ सेक्टर को भी देखता है, वो एजुकेशन सेक्टर में भी इन्वॉल्व है, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। तो इन सभी एरियाज के लिए सिर्फ लेजिस्लेचर के लिए सब कुछ कर पाना अकेले ही प्रैक्टिकल नहीं होता है। ऐसे में एक सिस्टम आता है जिसे हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के नाम से जानते हैं या उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के नाम से पुकारते हैं। इसका मतलब है कि लेजिस्लेचर अपनी कुछ लॉ मेकिंग पावर्स को एग्जीक्यूटिव को सौंप देता है, उसको डेलीगेट कर देता है ताकि वो नए रूल्स और रेगुलेशंस बना सके, जिनके थ्रू जो हमारा जो प्राइमरी लेजिस्लेशन है, जो हमारा मेन लेजिस्लेशन है, उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जब लेजिस्लेचर अपनी पावर्स किसी और को देता है तो उस पर एक तरह का लाइक सुपरविजन रखे, निगरानी रखे, कंट्रोल बनाए रखे, ताकि कोई भी अपने पावर्स का जो है वो अब्यूज ना करे। Delegated legislation is also known as subordinate legislation, secondary legislation and administrative legislation. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जब से पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, जब से उन्होंने जब से स्टैट्यूट मेकिंग शुरू किया था, तब से ही कुछ पावर्स किसी और अथॉरिटी को देना भी चालू हो गया था, जिसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हिस्ट्री में भी मिलता है। फॉर एग्जांपल कि जो एक स्टैट्यूट ऑफ प्रोक्लेमेशन था ऑफ 1539, जिसमें किंग हेनरी एट्थ को ये पावर दी गई थी कि वो प्रोक्लेमेशन के थ्रू कानून बना सकते हैं बिना पार्लियामेंट के डायरेक्टली। ये दिखाता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की ज़रूरत पहले भी थी और आगे भी रहेगी, क्योंकि हर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए डिटेल में पार्लियामेंट खुद से लॉज नहीं बना सकता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक रिकॉग्निशन दिया गया है अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 3, जहाँ पे उन्होंने लॉ की डेफिनेशन दी है। उसमें सिर्फ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के बनाए हुए एक्ट्स ही नहीं, बल्कि ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल एक्सेट्रा को भी लॉ माना गया है। अगर उनमें लॉ जैसा इफेक्ट होगा, व्हाट आई मीन टू से कि अगर उनमें फोर्स ऑफ लॉ होगा, तो इससे ये साबित होता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी एक वैलिड सोर्स ऑफ लॉ है। अगर हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की मीनिंग को देखें तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज लॉ मेड बाय सम पर्सन और बॉडी अदर देन पार्लियामेंट बट विद द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे किसी अदर अथॉरिटी को, किसी अदर पर्सन या बॉडी को लॉ मेकिंग की पावर डेलीगेट कर दी जाती है, बट वहाँ पे परमिशन होनी चाहिए पार्लियामेंट की। Process of enabling an authority other than legislature to make rules is known as delegation, and rules made in pursuance of such authority are known as delegated legislation. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज अ काइंड ऑफ सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो एक तरह का सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम लॉ मेकिंग की पावर को किसी को सौंप रहे हैं, किसी को डेलीगेट कर रहे हैं, किसी अपनी सबॉर्डिनेट अथॉरिटी को। एंड जनरली द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन्स द लॉ मेड बाय द एग्जीक्यूटिव अंडर द पावर्स डेलीगेटेड इट by the supreme legislative authority. It comes in the form of orders, bylaws, etc. तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो समझाई हैं। नाउ लेट्स जस्ट डील विद द डेफिनेशन पार्ट। सो सबसे पहले हमारे पास जिनकी डेफिनेशन है वो है सालमन की। अकॉर्डिंग टू सालमन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब है ऐसा लॉ, ऐसा कानून जो किसी अथॉरिटी से आता है जो सॉवरन पावर नहीं है। ये डेलीगेटेड लॉ तब तक चल सकता है जब तक उसकी परमिशन सुप्रीम अथॉरिटी से मिलती रहे। ठीक है, तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, पार्लियामेंट के अलावा जो अथॉरिटी लॉ बनाती है लेकिन उसकी पावर पार्लियामेंट से ही आई हो, वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है अकॉर्डिंग टू आर सामंड।
The next definition is of Jain and Jain. So he says that delegated legislation तब होती है जब legislature अपनी कुछ law making powers किसी subordinate agency like किसी ministry को, board को या officer को देता है और वो उस power का use करके कुछ rules बनाते हैं. And according to Donopmore committee जो उन्होंने कहा कि delegated legislation को उन्होंने दो parts में divide किया basically. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को पार्लियामेंट कुछ पावर्स देता है जिसे वो यूज करते हैं एंड सेकेंडली पार्लियामेंट कुछ पावर्स किसी अथॉरिटी को देता है लेकिन उस पर कंट्रोल खुद का कंट्रोल जो है वो बनाए रखता है. सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो जब पार्लियामेंट कुछ काम कुछ ऑफिसर्स या अथॉरिटी को देता है और उन पर एक तरह का सुपरविजन भी रखता है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रूप में आता है. दिस हैज बीन सेड बाय द डोनगमोर कमिटी. देन द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ द कमिटी ऑन मिनिस्टर्स पावर. तो इन्होंने इनके अनुसार जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसका दो मतलब होते हैं. नंबर वन है कि जब एग्जीक्यूटिव को पावर मिलती है रूल्स बनाने की इसे एक्सरसाइज ऑफ पावर कहते हैं. एंड सेकेंडली जो रूल्स रेगुलेशंस ऑर्डर्स बनाए जाते हैं ये आउटपुट जिनको हम कहते हैं तो ये इनके अनुसार इनके अकॉर्डिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन माना जाता है. एंड देन वी हैव द डेफिनेशन ऑफ L.N. श्रीवास्तव. तो इनके अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर जो है वो सिर्फ एक फ्रेमवर्क बनाता है. दैट मीन्स कि वो सिर्फ एक स्केलेटन बनाता है लॉ का और उसमें जो डिटेल्स है जिसको उन्होंने ब्लड एंड फ्लैश के थ्रू रेफर किया है उसको भरने का जो काम होता है वो एग्जीक्यूटिव का होता है और उनके अकॉर्डिंग यही चीज जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है. तो अगर मैं आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो हम बात करते हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट ऑफ 1988 की. ये एक प्राइमरी लॉ है जो पार्लियामेंट ने बनाया था टू रेगुलेट रोड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक एंड ऑल. ओके, बट पार्लियामेंट ने इस एक्ट में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को पावर डेलीगेट की है कि वो रूल्स बनाए रोड सेफ्टी के लिए या ड्राइविंग लाइसेंसेस इशू करने के लिए, स्पीड लिमिट्स के लिए, व्हीकल स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा के लिए. सो अंडर दिस एक्ट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बनाता है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स ऑफ 1989 उन्होंने ये बनाया था और ये जो रूल्स है वो एक तरह के डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है. सो विद दिस आई होप कि आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर इसमें दैट विच इज डेलीगेशन नॉन पोटेस डेलीगेट. तो ये एक लैटिन फ्रेज है डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेट और जिसका मतलब होता है कि जिसे पावर दी गई है वो ही उस पावर को यूज कर सकता है, वो फर्दर उस पावर को किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता है. It is a fundamental principle of administrative law. It is a principle in constitutional and administrative law. That means in Latin, no delegated powers can be further delegated. So ये एक basic principle है administrative law का as well as constitutional law का. And इसके according अगर किसी authority को power दी गई है किसी काम को करने के लिए तो वो अथॉरिटी उस पावर को किसी तीसरे व्यक्ति को या किसी थर्ड पर्सन या एजेंसी को फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकती है जब तक उसे स्पेसिफिकली परमिशन ना दी गई हो इस चीज़ के रिगार्डिंग. सपोज अगर पार्लियामेंट ने किसी मिनिस्टर को रूल बनाने की पावर दी है तो वो मिनिस्टर किसी और ऑफिसर को ये काम तब तक नहीं दे सकता जब तक पेरेंट एक्ट या ओरिजिनल लॉ एक्सप्लिसिटली या फिर इम्प्लाइडली उसे ऐसा करने की अथॉरिटी नहीं देता. Okay. Alternatively, it can be stated delegatus non potest delegare, one to whom power is delegated, cannot further himself delegate that power. An agent to whom an authority for decision making power has been delegated by a principal or higher authority may not delegate it to a sub agent unless the original delegator expressly authorizes it or there is an implied authority to do so. The exercise of this by government is delegated legislative authority and is valid under delegated legislation. Apart from this, delegated legislation also means the rules, regulations, bylaws, orders, etc. made by subordinate authority. Thus, the parent act is made by the parliament or state legislature and the subordinate authority makes delegated legislation. Then legislative powers are delegated. Such powers are subject to the provisions of the constitution and also to the provisions of the parent act. If the parent act goes beyond its limits, it could be attacked on the ground that it is excessive delegation. सो जब गवर्नमेंट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन करती है तब तो ये वैलिड होता है सिर्फ तब जब पेरेंट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंडर हो.
डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है रूल्स, बायलॉज, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स एक्सेट्रा जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी बनाती है पेरेंट एक्ट के अंडर में। अब यहाँ पे पेरेंट एक्ट का क्या रोल होता है? तो पेरेंट एक्ट वो मेन लॉ होता है जो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। ये एक्ट किसी अथॉरिटी या फिर ऑफिसर को डेलीगेटेड पावर देता है, लेकिन अगर पेरेंट एक्ट अपने पावर के लिमिट से बाहर चला गया तो उस पर ये लाइक एक एलिगेशन लगाया जा सकता है कि ये एक्सेसिव डेलीगेशन है और उसे इनवैलिड माना जा सकता है। नाउ वी हैव इज हिस्ट्री ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो जो हमारे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला फेज था 1833 से पहले का, जिसमें चार्टर स्टेज था या फिर जो 1833 का चार्टर स्टेज था आई कैन से। इसमें जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उनके समय में ब्रिटिश क्राउन ने कुछ स्पेशल चार्टर्स के थ्रू लॉ मेकिंग पावर्स दिए थे और गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को कुछ लिमिटेड पावर्स दिए गए थे कि वो रूल्स और रेगुलेशंस बना सके स्पेसिफिक पर्पस, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। और ये पहला स्टेज था जहाँ से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का एक मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की एक शुरुआत हुई, उसकी बिगिनिंग हुई। फिर सेकेंड स्टेज आता है 1915 से लेकर के 1935 तक। और इस दौरान जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन काफ़ी क्लियरली अलाउ किया गया था और अलग-अलग गवर्नमेंट्स लाइक फेडरल गवर्नमेंट जो थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उस टाइम में, उनको पावर्स दिए गए थे कि वो रूल्स बना सकते हैं। फर्दर जो लास्ट स्टेज है इसमें दैट इज आफ्टर द इंडिपेंडेंस लाइक 1950 के बाद का, नॉट ओनली इंडिपेंडेंस मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट कर लिया था उसके बाद का। सो आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक एक्सेप्टेड और एक नेसेसरी प्रोसेस बन गया। अब एग्जीक्यूटिव को क्लियरली पावर मिलती है रूल्स बनाने की, लेकिन उस पर पार्लियामेंट का कंट्रोल भी होता है। और अगर हम आज के समय की बात करें तो देयर इज अ वाइड यूज ऑफ दीज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इन द मॉडर्न गवर्नेंस। नाउ नेक्स्ट वी विल सी इज द टाइप्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रूप में हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि उसको किस अथॉरिटी ने बनाया है और वो किस एरिया ऑफ लॉ में यूज किया गया है। सो द वेरी फर्स्ट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वी हैव इज स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स। सो ये सबसे कॉमन डेलीगेटेड फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन है और ये डायरेक्टली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर बनाए बनाए जाते हैं और इनका जो इफेक्ट होता है वो सिमिलर होता है लॉ के जैसा, लाइक लॉ जैसा इफेक्ट इनका होता है। एंड इफ आई गिव द एग्जांपल ऑफ दिस वी कैन हैव इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। सेकेंड विच वी हैव इज बायलॉज। तो ये लोकल अथॉरिटीज लाइक जैसे कि हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती है, नगर निगम, ट्रांसपोर्ट बोर्ड्स या फिर यूनिवर्सिटीज, इनके द्वारा बनाया जाता है। सिर्फ उनके कंट्रोल वाले एरिया में ही एप्लीकेबल भी होता है ये। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इन द फॉर्म ऑफ रूल्स। तो ये एग्जीक्यूटिव बनाती है अंडर द पावर गिवन बाय द पेरेंट एक्ट और इनका जो काम होता है दैट इज कि पेरेंट एक्ट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ये रूल्स जो है वो फुलफिल करें। फॉर एग्जांपल सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स ऑफ 1964। नेक्स्ट इज रेगुलेशंस। तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज या फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज बनाती हैं अपने इंटरनल सिस्टम को चलाने या एक्सटर्नल डीलिंग्स के लिए ये यूज होती है, उसके लिए बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस ऑफ 2015। नेक्स्ट इज ऑर्डर्स। तो जो ये ऑर्डर्स होते हैं वो ये स्पेसिफिक और पर्टिकुलर डायरेक्शन के होते हैं और इन्हें बनाया जाता है किसी स्पेशल लॉ के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट विच वी हैव इज नोटिफिकेशंस। सो ये नोटिफिकेशंस जो होते हैं वो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होते हैं जो लॉ की अथॉरिटी के अंदर गैजेट में पब्लिश होती है। इसका काम होता है किसी चीज़ की पब्लिक इंफॉर्मेशन देना। फॉर एग्जाम्पल नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग अ पब्लिक हॉलिडे अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज स्कीम्स। सो स्कीम्स वेलफेयर लॉज जो होते हैं उनका एक डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये बनाई जाती है और इनमें काफ़ी प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स और बेनिफिट्स लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम अंडर द ईपीएफ एक्ट ऑफ 1952।
ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज देखते हैं कि आखिर इन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बिहाइंड क्या रीजंस रहे हैं इनकी ग्रोथ के लिए, या फिर ऐसी क्या नीड अराइज हुई थी कि हमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। सो द वेरी फर्स्ट नीड इज पार्लियामेंट सॉरी प्रेशर ऑन पार्लियामेंट्री टाइम। सो पार्लियामेंट का जो काम है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, और हर एक बिल के छोटे-छोटे डिटेल्स को डिस्कस करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। और आजकल जो स्टेट का जो काम होता है वो होता है वेलफेयर से रिलेटेड, इकोनॉमी से, सिक्योरिटी से रिलेटेड, और ये सारे काम आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, और पार्लियामेंट के पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि वो इन सभी चीज़ों पर डिटेल में बैठ के डिस्कशन कर सके। सो इसीलिए पार्लियामेंट सिर्फ बेसिक फ्रेमवर्क, या फिर हम कह सकते हैं कि एक स्केलेटन बनाता है, और बाकी के रूल्स और बायलॉज एग्जीक्यूटिव बनाता है। एज वी हैव रेड अर्लियर ऑल्सो कि एलन श्रीवास्तव जी ने ये डेफिनेशन में अपनी कहा था कि पार्लियामेंट एक स्केलेटन देता है, और जो उसका ब्लड एंड फ्लैश होता है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा फुलफिल किया जाता है। नेक्स्ट रीजन बिहाइंड दिस इज टेक्निकलिटी मैटर्स। सो बहुत सारे लॉज ऐसे होते हैं जिनका जो सब्जेक्ट होता है वो काफ़ी टेक्निकल होता है, लाइक एटॉमिक एनर्जी, गैस सेफ्टी, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन एक्सेट्रा। और जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन टेक्निकल टॉपिक्स में उनके लिए ये चीज़ कॉप अप कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है वो दैट इज़ लिमिटेड टू द पॉलिटिक्स, एंड एट टाइम्स बहुत सारी ऐसी नीड अराइज होती है जहाँ पे हमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। ऐसे में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनको लॉ बनाने का पावर डेलीगेट किया जाता है, ताकि एक्यूरेट और प्रैक्टिकल रूल्स बन सके, और इसी वजह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट इज द फ्लेक्सिबिलिटी, नेक्स्ट रीजन बिहाइंड दिस। सो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में रूल्स जल्दी और इजीली बदले जा सकते हैं बिना पार्लियामेंट का पूरा प्रोसेस फॉलो किए। लाइक एक जो बिल मेकिंग का, आई मीन बिल से लेके एक्ट मेकिंग तक का प्रोसेस होता है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लेक्स होता है, और अगर कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है तो वहाँ पे हम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते। तो ऐसे में दिस कम्स टू द रेस्क्यू, एंड पार्लियामेंट के लॉज को अमेंड करना, जैसे कि मैंने बोला पार्लियामेंट के लॉज को अमेंड करना भी टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन डेलीगेटेड रूल्स फ्लेक्सिबल होते हैं और अप टू डेट होते हैं, और इसीलिए इनको हम अडॉप्ट करते हैं, इनको हमने इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट रीजन इज एक्सपेरिमेंट। सो एग्जीक्यूटिव को डेलीगेटेड पावर्स मिलने से वो नए आइडियाज और पॉलिसीज ट्राई कर सकते हैं, उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर कोई रूल ऐसा है जो कि काम नहीं आ रहा है, उसकी कोई भी यूजफुलनेस नहीं दिख रही है, तो उसमें भी हम इजीली चेंजेस ला के उसको भी हम बदल सकते हैं, या फिर हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या बिना किसी ज़्यादा लाइक ऑब्स्टिकल्स के या फिर रुकावट के। सो एट टाइम्स हमारे सामने काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशंस भी अराइज होती हैं, जैसे कि वॉर के टाइम पे या फिर किसी पैंडमिक फ्लड के टाइम पे, और ऐसे में फास्ट डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए पार्लियामेंट का जो पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो स्लो होता है, और इसीलिए इमरजेंसी में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक फास्ट और एक इफेक्टिव सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। सो हर सेक्टर लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्री एक्सेट्रा, इन सब का एक अपना सिस्टम होता है जो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए उनका रेगुलेशन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से बेटर हो सकता है, और ये भी एक रीजन है फॉर द ग्रोथ ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। Now we will see that what is the constitutional validity of this delegated legislation in India. सो कॉन्स्टिट्यूशन ने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को एक्सप्लिसिटली कहीं पे भी मना नहीं किया है, मतलब ये प्रैक्टिस वैलिड है अगर ये सही तरीके से की जाए तो। पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ वो काम डेलीगेट कर सकते हैं जो नॉन एसेंशियल हो। एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन, जैसे कि पॉलिसी डिसाइड करना, या फिर उस पॉलिसी को बाइंडिंग लॉ में चेंज करना, या फिर सिर्फ लेजिस्लेचर, ये सारे काम मतलब कि सिर्फ लेजिस्लेचर ही कर सकती है। आर्टिकल 245 टू 248 इनके ज़रिए लेजिस्लेचर को लॉ बनाने की पावर मिलती है, और उसके अंडर ही वो कुछ पावर्स एग्जीक्यूटिव को दे सकते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तभी वैलिड माना जाता है जब वो किसी भी
किसी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन ना करे और लेजिस्लेचर अपना जो एसेंशियल फंक्शन है वो किसी और को ना दे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट केस है, दैट इज इन रे दिल्ली लॉज एक्ट ऑफ 1951। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसाइड किया कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तब तक वैलिड है जब तक लेजिस्लेचर पॉलिसी और गाइडलाइंस फिक्स नहीं करता है। एग्जीक्यूटिव सिर्फ उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिटेल्ड रूल्स बनाए, ये कंडीशन होनी चाहिए। नाउ वी विल सी कि इन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला इज सेव टाइम फॉर द लेजिस्लेचर। जब रूल्स एग्जीक्यूटिव बनाता है तो पार्लियामेंट का जो टाइम है वो काफ़ी हद तक बच जाता है। और इसीलिए एक ये एडवांटेज है ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। नेक्स्ट इज अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। सो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से रूल्स को लाइक ज़रूरत के हिसाब से, नीड के हिसाब से जल्दी बदला जा सकता है बिना नए एक्ट्स को इंट्रोड्यूस किए या बिना उनको बनाए। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट ओपिनियन इज रिक्वायर्ड। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं लाइक मेडिसिन, इन्वायरमेंट, एटॉमिक एनर्जी एक्सेट्रा, जिनमें टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। और जो हमारे एमपीज होते हैं, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो हर फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स को रूल बनाने का काम यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट इज नॉट ऑलवेज इन सेशन। तो एट टाइम्स हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस अराइज होती है जहाँ पे हमें इमीडिएट कोई डिसीजन लेने की नीड होती है। और जब पार्लियामेंट उस समय अगर सेशन में नहीं होती है, तब जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो डेलीगेटेड पावर्स के थ्रू रूल्स बना सकती है। नेक्स्ट इज यूज्ड एज एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। सो ये एक टेस्टिंग टूल की तरह भी होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लाइक जो चीज़ काम कर रही है वो चलेगी, और अगर नहीं कर रही है तो हम उसे मॉडिफाई करके और बेहतर तरीके से ला सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको बेसिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। And last advantage is useful in emergency situations. That is, it is restored to use in a situation of emergency. So emergency में जैसे कि पैंडमिक सिचुएशंस में, वॉर में, फ्लड में, तो इन सब में हम पार्लियामेंट के प्रोसेस का वेट नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो हमारी काफ़ी हद तक मदद करते हैं। Now we will see that what are the limitations on delegated legislation. So, the power to delegate is not absolute. Delegated legislation must follow certain limitations. तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि delegated legislation हमेशा पेरेंट एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वाइज में नहीं होना चाहिए। और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है, अभी हम पढ़ेंगे कि क्या उनको सर्टेन लिमिट्स को फॉलो करना होता है। सो नंबर वन इज नो डेलीगेशन ऑफ एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन। The legislature must decide policy, objectives and principles. Only details and procedural matters can be delegated. So, जो पार्लियामेंट की, जो लेजिस्लेचर की एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं, जो मैंने पहले भी इस वीडियो में डिस्कस किया है, उसको वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकती है। सिर्फ वो नॉन एसेंशियल फंक्शंस को ही डेलीगेट कर सकती है टू इट्स सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। लेजिस्लेचर को किसी भी लॉ का एक स्केलेटन, एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ता है, और उनको पॉलिसी, उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना पड़ता है। सिर्फ जो उसमें डिटेल्स होते हैं या फिर उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के प्रोसीजर्स होते हैं, उस चीज़ की पावर जो है वो हम फर्दर डेलीगेट कर सकते हैं टू द एग्जीक्यूटिव। Next is delegation should not be excessive. There must be clear guidelines, purpose and boundaries in the Parent Act. Otherwise, it is called excessive delegation and is unconstitutional. So, जो हमने डेलीगेट किया है उस पेरेंट एक्ट में, मतलब जिसके अंडर में हमने डेलीगेट किया है पावर को, उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि जो डेलीगेटेड अथॉरिटी है उसके लिए क्या गाइडलाइंस मेंशनड है, क्या पर्पसेस है या फिर क्या बाउंड्रीज है जिसके अंदर में, जिसके दायरे में रह के उनको काम करना है, उनको रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज, ऑर्डर्स एक्सेट्रा फ्रेम करने हैं। अदरवाइज अगर ये चीज़ें फॉलो नहीं होती है तो वो एक्सेसिव डेलीगेशन कहलाएंगी और कोर्ट उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकता है। इसके लिए हमारे पास एक केस भी है, दैट इज अजय कुमार बैनर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें हमारी कोर्ट ने जो लेजिस्लेशन था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था विद एक्सेसिव डेलीगेशन। The next limitation is consistency with Constitution and Parent Act. The delegated legislation must not violate fundamental rights, example Article 14, 19, 21, the basic structure of the Constitution or any provision of the Parent Statute. Okay, the next is subject to judicial review.
So courts can strike down rules, regulations, or bylaws made under delegation if they are ultra vires, that is beyond powers, or if they are unreasonable, arbitrary or vague. तो जो delegated legislation है, they are subject to judicial review of the court. And court जो है, अगर वो ultra vires है या फिर वो reasonable नहीं है, arbitrary तरीके से, मनमाने तरीके से बनाए गए हैं, या फिर वो vague है, तब उन्हें court जो है strike down कर सकती है. Now we have some of the landmark case laws on delegated legislation. So, number one judicial pronouncement is in Re Delhi Laws Act of 1951. ये एक मेजर केस है, एक बहुत ही लैंडमार्क केस है ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जिसमें हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो हमारी लेजिस्लेचर है वो एसेंशियल फंक्शंस का डेलीगेशन नहीं कर सकती है, बट डेलीगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट पावर्स इज वैलिड. उसके अलावा कोई भी अगर नॉन एसेंशियल फंक्शन है तो वो उसका डेलीगेशन कर सकती है, वो वैलिड है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. नेक्स्ट केस इज DS गिरेवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ऑन 1959. इसमें हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ले डाउन किया कि जो कोर्ट्स है वो रिव्यू कर सकती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को, कि क्या वो जो उनका पेरेंट एक्ट है, जो वो उनका एनेबलिंग एक्ट है, क्या वो उसके दायरे में है, क्या जो भी गाइडलाइंस वहाँ पे मेंशन की गई है, जो भी पावर्स वहाँ पे मेंशन की गई है, उसके अकॉर्डिंग में है कि नहीं है. Next is Ajay Kumar Banerjee versus Union of India of 1984. So, delegated legislation cannot be vague or excessive, must contain guidelines. मनमाने तरीके से delegated legislation को नहीं बनाना है, वो excessive में नहीं होना चाहिए, और वो जो है adhere करना चाहिए to the guidelines mentioned in the Enabling Act or the Parent Act. नेक्स्ट इज हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960. सो इसमें भी हमारी कोर्ट ने कहा कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो इन वॉलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स नहीं होने चाहिए, जो कि एन्यूमरेटेड है इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द लास्ट केस विच वी हैव इज राज नारायण वर्सेस चेयरमैन Patna Administration Committee 1954. So, bylaw that is inconsistent with the Enabling Act is ultra vires and invalid. इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि एक ऐसा बायलॉ जो कि इनेबलिंग एक्ट के अकॉर्डेंस में नहीं है, वो अल्ट्रा वायर्स है और उसको इनवैलिड करार किया जाएगा. So here is a synopsis of all what we have discussed in this video. That is कि delegated legislation is law made by authorities other than parliament but under its authority. हमेशा जो parliament किसी authority को delegate करती है उनके द्वारा ही delegated legislation बनाया जाता है, but उनका control, उनका supervision, उनकी vigilance उसके ऊपर होती है हमेशा. एंड इट इज़ एसेंशियल आज के टाइम में, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है. बिकॉज क्यों? क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं, और जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं एंड दे कम टू रेस्क्यू इन द टाइम्स ऑफ एमरजेंसी. और ये वेरियस फॉर्म्स में है, लाइक रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस एक्सेट्रा. ये वैलिड होते हैं एज लॉन्ग एज ये वॉयलेट ना कर रहे हो एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस को या फिर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को. एंड इनको कंट्रोल किया जाना चाहिए थ्रू लिमिटेशंस, जुडिशियल रिव्यू एंड क्लियर पेरेंट एक्ट प्रोविजंस. Or while useful, it also faces criticisms due to lack of accountability and potential misuse. So this was all about delegated legislation. I hope we have discussed this topic in depth and you would have understood the topic very well. And thanks for watching. And if you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe. Till then, bye bye and see you in the next lecture. Thank you.